हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और कुछ सवाल थे आप लोगों के कि पीएचडी का जो फॉर्म है वो कब ओपन होगा। और चूँकि इग्नू में जो यूजी पीजी कोर्सेज़ हैं वो जून और दिसंबर के सेशन में हैं और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो जनवरी में उसके एडमिशन होते हैं। तो इस रिगार्डिंग पीएचडी प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से है और वो कब फॉर्म उसके ओपन होते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ लर्नर के सवाल थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी सवाल से स्टार्ट अगर हम देखें तो अब तक जो सेशन इग्नू में पीएचडी के लिए ऑफ़र किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं डिले चल रहे थे। ठीक है, तो सेशन डिले होने की वजह से एक चीज़ ये होती थी कि जो बाकी जो अलग सेशन है वो कहीं ना कहीं फिर आगे उसी तरीके से डिले होने लगते थे। ठीक है, तो अब जो फाइनली इग्नू पीएचडी का जो सेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट इन द सेंस कि ऑन टाइम है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2025 तक का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी है हमारा 2026 का, तो 26 का जो सेशन है वो जुलाई सेशन है। तो पीएचडी का जब भी सेशन होता है वो जुलाई में होता है। उसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किए जाते हैं, प्रॉस्पेक्टस आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको पहले से ही डिटेल बता दी जाती है कि जो पीएचडी है उसमें कितने सीट्स आने वाले हैं या किस तरीके का प्रोसीजर है, किस तरीके का पैटर्न है, क्या कुछ रूल रेगुलेशन है पीएचडी के टर्म्स में। ठीक है, तो वो जो प्रॉस्पेक्टस है वो जल्द ही आप लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ नहीं किया गया है। जब रिलीज़ किया जाएगा तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ होने के बाद फॉर्म रिलीज़ किया जाता है, मतलब फॉर्म की डेट आपको बता दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर डेट तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान आप फॉर्म फिल करेंगे। तो जुलाई सेशन कहने का मतलब है जुलाई तक उनका एडमिशन प्रोसीजर पीएचडी के लिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जुलाई में कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोर्सवर्क की क्लासेस अगर जुलाई से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स आपका जो भी प्रोसीजर होगा पीएचडी का वो जुलाई मंथ से पहले हो जाएगा। तो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ होने के चांसेस मार्च के एंड में हो सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर रिलीज़ इससे पहले होती है तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, या फिर आप खुद वेबसाइट पे जाकर चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉस्पेक्टस रिलीज अगर मार्च में होगा तो उसका प्रोसीजर उसी अकॉर्डिंग होगा। यानी पहले क्या होता था, यानी इग्नू पीएचडी एडमिशन के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो पहले का प्रोसीजर अलग है और अब जो प्रोसीजर है वो अलग है। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको खुद ये पैटर्न चीज़ें अलग लग रही होंगी। क्योंकि जो यूजीसी का जो रूल है वो जब चेंज हुआ है तो इग्नू भी उसको फॉलो करता है और उसी अकॉर्डिंग, यानी बाकी अदर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से पीएचडी एडमिशन करवाती हैं, इग्नू भी उसी अकॉर्डिंग पीएचडी एडमिशन फॉलो करता है। ठीक है, एडमिशन का प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इग्नू में किस तरीके से एडमिशन होता है तो सबसे पहले तो आप फॉर्म कब ओपन होगा। ठीक है, तो फॉर्म ओपन होने के चांसेस कब हैं, मार्च के बाद ही। ठीक है, तो साल में एक ही बार इग्नू में पीएचडी ऑफर होती है। इनफैक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो पीएचडी का जो प्रोसीजर है वो एक साल में एक ही बार है। ठीक है, तो जैसे इग्नू में यूजी पीजी का जो कोर्सेज का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जुलाई और दिसंबर 2 सेशन में एडमिशन है, लेकिन जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी का एक ही सेशन है, वो है जुलाई सेशन। अब इसी जुलाई सेशन में जो प्रोसीजर होंगे वो आपके हिसाब से आपको प्रॉस्पेक्टस में बता दिया जाएगा। अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर की बात करें कि पीएचडी का प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो यूजीसी नेट है, ठीक है, बहुत लोग इससे अवेयर होंगे और बहुत लोग इससे अवेयर नहीं होंगे। ठीक है, उन्हें ये पता है बस पीएचडी करनी है, पीएचडी का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं हम, या इंटरव्यू किस तरीके से हमको देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है, आपको यूजीसी नेट के विषय में पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप पीएचडी करते हैं तो इट मीन्स आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की ओर बढ़ने के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, एलिजिबिलिटी आपका नेट होना चाहिए। जिस तरीके से आप बीएड करते हैं तो बीएड के लिए सीटेट और एसटेट देते हैं, उसी तरीके से आपका नेट है। नेट आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हायर एजुकेशन में टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो आपको एलिजिबिलिटी देता है। एलिजिबिलिटी देने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर किया होता है उसमें आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट जो है वो यूजीसी कंडक्ट करवाती है हमारा नेट। ठीक है, और एक CSIR भी है। ठीक है, तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो CSIR के अंडर में आता है तो आपको CSIR नेट का फॉर्म भरना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट UGC के नेट के अकॉर्डिंग आता है
तो आपको यूजीसी का नेट का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर यूजीसी के अंडर फॉल कर है तो आप उसका रूल रेगुलेशन देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। या अगर आपका CSIR के अंडर आता है आपका सब्जेक्ट, तो आप वहाँ देखिए कि उसमें किस तरीके से पैटर्न है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी, अगर आपको डाउट होगा तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या CSIR नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी है, ठीक है। 3 कैटेगरी में पहला है JRF का कैटेगरी, दूसरा है नेट का कैटेगरी और तीसरा है आपका PhD ओनली का कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो PhD ओनली जो मिनिमम कैटेगरी है, ठीक है, जिसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD में एडमिशन के लिए, ठीक है। और जो नेट कैटेगरी है, नेट कैटेगरी को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नेट के साथ JRF भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो आप PhD में भी एडमिशन ले लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल है और साथ ही आपको PhD के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है स्टडी में, ठीक है। तो एक तरीके से वो स्टाइपेंड है या फेलोशिप कह सकते हैं, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट है जो आपको PhD के दौरान मिलता है, ठीक है, अगर आप JRF करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को जान रहे हैं कि PhD में एडमिशन लेने के लिए हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। या तो आपका PhD ओनली क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन आपको पर्सनली यही है कि आप एटलीस्ट नेट क्वालिफाइड कीजिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ PhD फोकस कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर फोकस कर रहे हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए JRF क्वालिफाई करना इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अच्छी खासी कहीं से सैलरी ले रहे हैं या फिर आप अच्छा खासा कहीं से जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, नेट क्वालिफाइड करना, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सजेशन क्या है, आप JRF क्वालिफाई करें तभी आप PhD में एनरोल हो, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि आप JRF क्वालिफाई कीजिए तभी आप PhD में एनरोल हो। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं या फिर आपको अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो आप नेट के थ्रू भी PhD एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो CSIR या UGC में आपके सारे सब्जेक्ट फॉलो होंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका अगर UGC या CSIR एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाती है नेट का, तब जाकर यूनिवर्सिटी को ये हक है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो अब क्या है, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन के लिए एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका UG PG के लिए होता है ना, वैसे PhD के लिए अब नहीं होता। तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, फिर PhD में हम कैसे इनरोल होंगे। तो प्रोसीजर क्या है, नेट, PhD ओनली और JRF, ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन तीनों का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू होने के टाइम क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू में अगर आप JRF हैं तो आपका 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जब आप नेट और PhD ओनली के थ्रू जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वहाँ आपका 30 मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू जज किया जाता है, ठीक है। जो आपका बाकी का 70 मार्क्स है वो आपका स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर स्कोर कार्ड में आपसे बेटर कोई स्टूडेंट स्कोर कर रहा है नेट के एग्ज़ाम में तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा 70 में, और जो 30% है वो आपके हाथ में है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू कंपल्सरी है PhD में, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप चाहे JNU चाहे DU चाहे या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेते हैं, IIT IIM जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहें PhD है, इंटरव्यू कंपलसरी है PhD के लिए। तो अब इस इंटरव्यू को जब कंपल्शन कर दिया गया है, यानी आपके लिए वो ज़रूरी ही चीज़ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% पे कम्पीट करना है, यानी आपको 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको वहाँ पे आपका इंटरव्यू जज किया जाएगा। उसी तरीके से जब आप नेट और PhD ओनली के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपका क्या है, 30 मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू जज किया जाता है और 70 मार्क्स आपका क्या होता है, नेट का स्कोर कार्ड या PhD ओनली का स्कोर कार्ड। तो जो स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स होंगे उसको 70 के बेसिस पे आपको मार्क्स वहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। लॉस क्या है यहाँ पे और फ़ायदा क्या है, अगर आप JRF कैंडिडेट हैं तो JRF वाले कैंडिडेट के लिए फ़ायदा ये है कि आपको अब मार्क्स का कोई टेंशन नहीं है। जो कुछ है आपको इंटरव्यू में आप जो कुछ बताएंगे आपका उसी बेसिस पे जजमेंट होगा, ठीक है। तो आपको अपनी इंटरव्यू के लिए तैयारी बेहतर करनी है, ठीक है। आपका प्रपोजल टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब प्रपोजल टू द पॉइंट यानी कि रेलिवेंट हो, ठीक है। और अगर हम नेट और PhD ओनली की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आपको
ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका नेट स्कोर अच्छा हो, साथ ही आपका जो 30% आपका इंटरव्यू है वहाँ पर भी आपको बेटर परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी कि आपका जो प्रोसीजर है वो अब इस तरीके से होने लगा। एग्ज़ाम अब नहीं होता है। अगर आप देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में तो मैंने एग्ज़ाम के बेसिस पे बताया है। मैं खुद एग्ज़ाम देकर मैंने इग्नू में एडमिशन लिया है, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें तो जब भी मैं अप्लाई करती थी तो वहाँ पर एग्ज़ाम के बेसिस पे मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। हाँ, हालाँकि मैं JRF तब थी तो वो अलग मसला है, लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे तो हम लोग एग्ज़ाम के थ्रू जाते थे। लेकिन अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं है तो अब डायरेक्ट इंटरव्यू है, और या फिर आपका इसी तरीके से जो कह सकते हैं वेटेज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आप नेट और PhD ओनली के बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। अब जब डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया है तो आपको अब अपना वेटेज पता चल गया है। अगर JRF के थ्रू जा रहे हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू 100 मार्क्स का, नेट और PhD ओनली की कैटेगरी से जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होने वाला है 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स आपको किसके लिए मिलेंगे, आपका जो स्कोर कार्ड है नेट और PhD ओनली का, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको इंटरव्यू के बेसिस पे क्या क्या सिलेक्शन होना है। अब आपका क्या है, इंटरव्यू के दिन आपके लिए कंपल्शन क्या हो जाता है कि आपका एक रिसर्च प्रपोजल तैयार होना चाहिए। आप अगर PhD कर रहे हैं तो PhD का टॉपिक यहाँ यूनिवर्सिटी असाइन तो कर देगी बाद में, लेकिन पहले आपको अपनी साइड से कुछ चीज़ें काम करनी होती है, ठीक है। तो आपके लिए एक रिसर्च प्रपोजल होता है, वो बनाना मैंडेटरी है। आप PhD में किस चीज़ पे काम करने वाले हैं ये आप खुद तय करते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, पता कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, ठीक है। इंटरेस्ट एरिया का मतलब जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो आपके लिए एक कोर नीश तैयार कर दिया जाता है कि हाँ आप पर्टिकुलर इस विषय पे बनाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करती, ये आप खुद बताते हैं कि आपको किस फील्ड में काम करना है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, अगर प्रोस्पेक्टस में रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें दी गई हों तो वो अलग बात है, लेकिन अब तक मैंने जितना प्रोस्पेक्टस देखा है वहाँ रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं दिया रहता है। नेट की तैयारी करेंगे तो पेपर 1 आपका होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आपको कुछ आइडिया हो जाएंगे कि उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजी है उसकी पूरी, तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको एक प्रपोजल तैयार करना होता है और उसी पे आपको पूरी PhD में काम करना होता है। चाहे आप हालांकि PhD जो है वो मिनिमम 3 साल का है और मैक्सिमम वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए वो अलग अलग हो जाता है, मतलब मैन और वुमेन के लिए अलग हो जाती है, ठीक है चीज़ें। तो वहाँ पे फिर ये है कि आप या तो फिर वो 7 साल या 5 साल इस तरीके से है, ठीक है। यानी वुमेन को थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, तो 7 ईयर्स है, 7 या 8 ईयर्स है वुमेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उनको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। 8 ईयर्स में वो अपना PhD कंप्लीट कर सकते हैं और शायद मैन के लिए 5 ईयर या 6 ईयर है, ठीक है। तो 2 साल एक्स्ट्रा वुमेन को मिल रहा है इसमें। अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं तो अगर आपका 3 साल जो काम करने वाले हो आप PhD में, वो आप टॉपिक खुद लेकर जा रहे हो, तो इसी टॉपिक पे आपको अपना काम करना है। अब टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम पर्टिकुलरली अगर आपको टॉपिक चाहिए या इसके रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें बता दिए। फिलहाल हम इस वीडियो में एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में बात करेंगे कि ज़रूरी क्या है इंटरव्यू में। एक तो आपका वेटेज आपको पता चल गया कि इस अकॉर्डिंग आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, आपके लिए प्रपोजल मैंडेटरी हो जाएगा और प्रपोजल आप खुद बनाकर लाएंगे, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और आपका वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर किए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप सोशियोलॉजी के टूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन जो नीश आपका होगा वो आपका सब्जेक्ट मतलब आपका मास्टर का ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के टाइम ही आपका जो भी आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग सवाल होंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपके प्रीवियस जो डिग्री या सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हों या आपने क्या कुछ पढ़ा है इसके रिगार्डिंग बातें हों, लेकिन मेनली जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके प्रपोजल से होते हैं। तो प्रपोजल आप खुद बनाकर जा रहे हैं तो इसलिए आप वहाँ कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते कि मुझसे टफ क्वेश्चन पूछे गए या मुझसे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि प्रश्न आप खुद देते हैं उनको पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको बहुत स्मार्टली काम करना होगा कि आप जिस एरिया में अच्छे हैं या आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट है उन्हीं टॉपिक को आप लेकर उन्हीं या प्रपोजल को लेकर आप इंटरव्यू में जाएँ और उस हिसाब से फिर तैयारी करें, ठीक है। प्रपोजल
वहाँ सबमिट भी होता है। आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में भी कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। हो सकता है कि आपको अपना जो प्रपोज़ल है उसका नाम मेंशन करना आए, क्योंकि अगर हम DU या JNU या BHU की बात करें तो वहाँ पे आपको मतलब एक ब्रीफ में आपको अपना प्रपोज़ल के विषय में बताना होता है, ठीक है। तो IGNOU PhD के फॉर्म में ये चीज़ है या नहीं ये मुझे पर्टिकुलरली अच्छे से इतना याद नहीं है शायद, लेकिन टॉपिक था तो टॉपिक ज़रूर मेंशन करना होगा। तो आप कोशिश करें कि अगर हम जुलाई सेशन के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं IGNOU PhD का, तो हम क्या करें, पहले से अपना प्रपोज़ल रेडी रखें, क्योंकि अगर टॉपिक भी मेंशन करने आता है तो भी आपके लिए दिक्कत आ सकती है कि फिर अगर आप टॉपिक चेंज करना चाहें तो फिर वहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपको अगर PhD करना ही है तो इस रिगार्डिंग आप सोच कर चलें कि आपको प्रपोज़ल क्या बनाना है, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है और उसमें आपको किस किस तरीके से काम करना है वो आप पहले से सोच कर चलें, ठीक है। तो ये काम अगर आप जुलाई सेशन के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप करके रखेंगे, ठीक है। तो ये तो था, आपको प्रपोज़ल एक मैंडेटरी होता है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको प्रपोज़ल भी लेकर जाना होगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको बता दिया जाता है मेल के थ्रू कि किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू आपका, अगर आप IGNOU के लिए PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका मैदानगढ़ी दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या PhD IGNOU से करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ जान कर रखिए कि आपका जो भी काम होगा वो दिल्ली से होगा। IGNOU में रीजनल सेंटर्स हैं लेकिन PhD के लिए नहीं है वो, ठीक है। और ना ही इसके स्टडी सेंटर से कोई काम होता है, जो भी काम होगा आपका मेन कैंपस मैदानगढ़ी दिल्ली से होगा, ठीक है। मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में यही चीज़ें बताई हैं और हालांकि हम सवाल जब देखेंगे तो हम चीज़ें और क्लियर कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका मैदानगढ़ी कैंपस में ही होगा, मेन जो कैंपस है IGNOU का न्यू दिल्ली में, वहीं आपका इंटरव्यू होगा। क्लासेस भी आपकी यहीं चलेगी और जो कुछ भी आपका काम होगा PhD के रिगार्डिंग वो सब कुछ आपका यहीं पे होगा। आप जितने साल PhD करेंगे, आपके सुपरवाइज़र अलर्ट होंगे, वो सब दिल्ली के ही रहेंगे। तो कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देने के लिए आप स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर आपको सजेस्ट यही करते हैं कि आप दिल्ली में ही किसी स्टडी सेंटर को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि पेपर उन तक पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप किसी अलग एरिया से एकदम बिल्कुल लोकल एरिया में जाकर अगर पेपर दे रहे हैं और वहाँ के स्टडी सेंटर को चूज़ कर रहे हैं तो दिल्ली सेंटर में पेपर पहुँचने में टाइम लग सकता है, आप ही का रिज़ल्ट पेंडिंग मतलब डिले हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप अगर कोर्स वर्क दिल्ली से आकर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम भी यहीं दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि कोर्स वर्क तो यहीं करना है, ये कंपलसरी है। तो एग्ज़ाम भी आप कोशिश करें इसी रीज़न के किसी सेंटर को चूज़ करके दे दीजिए। और वहाँ जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपके मार्कशीट अपलोड कर दिए जाते हैं, यानी आपका जो ग्रेड कार्ड होता है वो अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पे और आपको यहीं से, यानी आपका मेन कैंपस से ही आपको मार्कशीट भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब मार्कशीट मिल जाएगा तो वहाँ पर भी चीज़ें क्या है, तभी आपका जो प्रोसीजर है वो PhD का आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमको ये जो एक बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बता दी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है और इस हिसाब से आपको तैयार होना है, ठीक है। तो आपका कोई भी जो काम होगा वो PhD के रिगार्डिंग वो दिल्ली से ही होगा और किसी स्टडी सेंटर, किसी रीजनल सेंटर से इसका कोई काम नहीं है। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है IGNOU PhD के फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म जैसे मैंने कहा कि हमेशा जो PhD के जो सेशन हैं वो जुलाई में होते हैं। तो जुलाई के स्टार्टिंग के 2 मंथ आप ले सकते हैं, यानी कि जुलाई इससे पहले के 2 जो मंथ हैं आप मई या जून के या अप्रैल भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो मार्च या अप्रैल में आपका प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया जाएगा और प्रॉस्पेक्टस के इमीडिएटली 1 से 2 वीक में आपका फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा जुलाई सेशन होगा। तो इस बार जुलाई 2026 का जो फॉर्म है वो मार्च या अप्रैल तक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल है कोर्स वर्क हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं या नहीं, या बाद में कर सकते हैं। तो कोर्स वर्क हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा, ये आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, ठीक है, एंड में नहीं कर सकते हैं। दूसरा है स्टडी लीव ले सकते हैं, यानी मतलब अगर आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो अथॉरिटी है वहाँ से स्टडी लीव ले सकते हैं या नहीं। तो ये आपकी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लीव प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोर्स वर्क जो 6 मंथ का जो है वो रेगुलरली है, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का जो रेगुलर लीव है वो आपको अगर दे रही है अथॉरिटी तभी आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई कीजिए, या अगर दे सकती हैं वो तो बिल्कुल आप स्टडी लीव ले सकते हैं, ठीक है। और
एक और सवाल है, गवर्नमेंट टीचर है इग्नू से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये आप एक चीज़ याद रखेंगे। एक सवाल इसी के रिगार्डिंग था, एक आर्मी वाले थे, उनका एक सवाल था कि वो पीएचडी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मिलिट्री फोर्सेस की दिक्कत क्या होती है कि जब आप कोर्स वर्क कर लेते हैं तो पीएचडी का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स वर्क तक सीमित नहीं है। आपको उसके बाद का जो काम है वो करने के लिए आपके पास अपना भी एक टाइम होना चाहिए। लेकिन जब हम मिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं कि आपके चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है ना। कभी कभी ये है कि आप अगर उस पोजीशन पे हैं कि आपको ऑफिस आवर में इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपने पीएचडी के वर्क को भी टाइम दे सकें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कुछ मिलिट्री फोर्सेस ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूटी ऐसे ऐसी जगह असाइन कर दी जाती है जिनके पास उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस चीज़ों के लिए। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आप एक साथ दो चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को आपसे दिक्कत होने लगती है। तो ये भी एक चीज़ें हैं। और तो शायद वो मेरी बातों से ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि हम जब अलग फील्ड में होते हैं तो एक फील्ड में जब हम दो अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप एक साथ दो चीज़ों को मैनेज आसानी से कर रहे हैं, लेकिन जब तीसरे व्यक्ति को समस्या होने लगती है कि आपको जब ये काम असाइन किया गया तो इस टाइम आप ये काम क्यों कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से वहाँ पर फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके पास बिल्कुल अथॉरिटी आपके सपोर्ट में है या आपको ऐसा लगता है कि आप इस टाइम में अपना पीएचडी का काम कर सकते हैं तो ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, बाकी अदर जैसे टीचिंग फील्ड के लिए हैं या फिर अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं वहाँ अगर आपके पास टाइम है तो टीचिंग फील्ड के वाले तो मुझे लगता है कर ही सकते हैं। और वहाँ उनके पास इतना वक्त होता है कि या घर पे भी आकर वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि अगर आपके पास पीएचडी के लिए वक्त निकल सकता है तो आप बिल्कुल पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्स वर्क सिर्फ कर लेना और उसके बाद पीएचडी का वो 3 साल आप मैनेज कर पाएंगे किस तरीके से आप सुपर वर्क, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होती है। ठीक है, 6 मंथ में आपकी डीआरसी मीटिंग होगी हर बार। ठीक है, तो हम इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि होता है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइनर दे देना और उसके बारे में डेप्थ नॉलेज देना, मुझे लगता है वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। कि अगर मैं सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करके निकल जाऊँ और उसके बारे में ना बताऊँ कि डीआरसी में होती क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको वर्क करना होता है, तो इस रिगार्डिंग मुझे लगता है वीडियो मेरी वजह से लंबा इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो मिलिट्री वाले जो हैं वो उनके लिए यही है कि अगर आपके लिए वर्क आपको लगता है कि वो आप आवर निकाल सकते हैं पीएचडी को देने के लिए तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप भी। और पार्ट टाइम पीएचडी आप ही लोगों के लिए है, यानी गवर्नमेंट जो भी आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं या फिर जो भी जॉब में हैं, अगर वो पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए वो सेक्शन इसीलिए अप्लाई करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, एक सवाल है, पार्ट टाइम में सरकारी कर्मचारी को कितना छुट्टी लेना पड़ता है? ठीक है, तो छुट्टी की अगर हम बात करें तो लीव विदाउट पे रहकर आप 6 मंथ का वो लीव अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एनओसी देनी होती है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, अगर आप मिलिट्री से हैं या फिर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं और कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एक एनओसी ज़रूर सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपके अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं है आपके पीएचडी करने से तो आपके लिए वो एनओसी यहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पे इंटरव्यू में आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वो आपको एनओसी सबमिट करनी होती है उस दिन। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको अथॉरिटी अलाउ कर रही है और वो एनओसी सर्टिफिकेट आपको दे रही है तो फिर वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है और आप वहाँ पे फिर पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, जो मिलिट्री वाले जो लोग हैं उनके लिए यही एक दिक्कत हो जाती है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो कभी कभी आपको अलाउ नहीं करती। तो अगर आपकी अथॉरिटी अलाउ कर रही है आपको पीएचडी करने के लिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर होती हैं। तो आपको जो सरकारी कर्मचारी वाले जितने भी हैं उनको 6 महीने का लीव लेना होता है कोर्स वर्क के लिए। और कोर्स वर्क क्योंकि रेगुलर होती है तो आपको दिल्ली में आकर रहना होता है। अगर आपकी कोई सगे संबंधी हैं तो आप वहाँ पे उनके साथ रह सकते हैं और उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। इग्नू में अपना गेस्ट हाउस है लेकिन वो आपको महंगा पड़ेगा शायद, तो 6 महीने वहाँ रहना फिर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप या तो इग्नू के बाहर ही कुछ
कमरे वगैरह इस तरीके से अगर आप ढूंढना चाहें तो वहाँ रहकर आप 6 महीने वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक देखा है कि सभी जितने भी पार्ट टाइम पीएचडी वाले हैं वो आकर आराम से रहते हैं और कोर्स वर्क कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो 6 महीने तो आपका कंपलसरी है कि आपको लीव लेकर के यहाँ पे क्लासेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जब सुपरवाइज़र अलॉट हो जाते हैं तो वो फिर आपके और सुपरवाइज़र के बीच की चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे वो किस हिसाब से काम होगा वो आपके सुपरवाइज़र पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कोई इसमें बता नहीं पाऊँगी कि एग्जैक्टली आपको कितने लीव उसके बाद लेने हैं, क्योंकि आपके सुपरवाइज़र के साथ जिस हिसाब से बॉन्ड होगी या फिर अगर आपको ये बेहतर लगता है कि आप ऑनलाइन उनसे बात करके अपना काम दिखा सकते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। तो पीएचडी के कोर्स वर्क के दौरान 6 महीने का है, इतना मुझे पता है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके सुपरवाइज़र और आपके बीच की चीज़ें होंगी, वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं वो आप दोनों की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप 6 मंथ का लेकर चलें कि आपको एक जो ऑफिशियली जो एक लीव लेनी होती है वो 6 मंथ की है, बाकी चीज़ें जो है वो आपके सुपरवाइज़र के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। एक सवाल ये भी है कि कोर्स वर्क रेगुलरली जाना पड़ता है, यानी बिल्कुल जाना पड़ता है रेगुलरली, और ये 6 मंथ का कोर्स वर्क जो है वो आपके लिए ही रखा गया है। तो अगर जब आप ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ही वो चीज़ें लॉस होंगी, ठीक है। क्योंकि आप पीएचडी के बाकी के जो 3 साल हैं, यानी स्टार्टिंग के जो मिनिमम 3 साल जो पीएचडी का रखा गया है उसमें जो भी आप काम करते हैं उसका जो बेसिक कह सकते हैं एक बेस तैयार करना, वो इसी कोर्स वर्क के दौरान होता है। तो अगर आप खुद इस चीज़ को मिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपका लॉस है, और रेगुलर आप जितना रहेंगे उतनी चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। एक सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टीचिंग मैंडेटरी होता है या नहीं पीएचडी में, ठीक है। तो ये सवाल भी किसी लर्नर ने पूछा था, और क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी 8 आवर वीक में उसको मैंडेटरी कर देती है कि आपको एटलीस्ट वीक में आपका 8 आवर टीचिंग होना ही चाहिए, ठीक है। आप यूजी पीजी को पढ़ा रहे हों या फिर जो भी उनका प्रोग्राम चलता हो उस अकॉर्डिंग, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है आप वहाँ 8 आवर्स अपने वीक में दीजिए पढ़ाने के लिए। तो इग्नू में ऐसा कंपल्शन नहीं है और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से अभी मैंने देखा है, यानी DU JNU BHU के रिगार्डिंग या जामिया के रिगार्डिंग भी अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे इस तरीके से कंपल्शन नहीं है कि आप पढ़ाइए, ठीक है। तो ये पढ़ाना अलग है, ठीक है। एक पढ़ाना होता है कि आपको उसके लिए पे किया जाता है, और एक पढ़ाना कि आपको उसके लिए पे नहीं किया जाता है लेकिन आपके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में है वो टीचिंग वाला जो एरिया है वो फुलफिल होता है, ठीक है। तो ये एक अलग सा काम है, या कह सकते हैं एक प्रेशर है आपके ऊपर कि टीचिंग के हिसाब से, तो वो आपको उस हिसाब से तैयार कराने के लिए ही है कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो फिर आप इन स्टूडेंट्स को या इस एज ग्रुप के स्टूडेंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, या अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाने दिया जाएगा तो आप किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं या क्या कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है ये वर्क। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्शन नहीं है, और मैंने जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया वहाँ पर भी इस तरीके का कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है IITs वगैरह में हो ये चीज़ें, यहाँ पे फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं हैं। एक सवाल है क्लासेस सैटरडे संडे लगती है या नहीं। तो इग्नू की जो पीएचडी की जो कोर्स वर्क क्लासेस हैं वो ना ही ऑनलाइन मोड में हैं, ठीक है। आपको यहाँ ऑफलाइन मोड में ही आकर प्रेजेंट रह के 6 मंथ का कोर्स वर्क करना होगा दिल्ली में आकर, ठीक है। तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती हैं या कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती, कुछ भी नहीं है। जो भी है आपका ऑफलाइन मोड में है और आपको यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना होगा दिल्ली में उसके लिए, ठीक है। 6 मंथ के स्टार्टिंग के 6 मंथ में, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है इग्नू, ठीक है। तो आपको जो भी है मंडे टू फ्राइडे है और उसी दौरान क्लासेस करनी होती है। तो सैटरडे संडे का कोई लॉजिक नहीं है पीएचडी में। एक और सवाल है रेगुलर से अगर मास्टर किया है तो पीएचडी में एडमिशन हो, रेगुलर से अगर मास्टर नहीं किया है, यानी अगर आपने ओपन मोड से अगर मास्टर किया है तो आपका पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन होता है नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को फिलहाल हम साइड कर देते हैं, हम पीएचडी का भी लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग हम फिर कभी बात करेंगे, हालांकि वहाँ पर भी कोई कंपल्सन नहीं है, आप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में भी बिल्कुल एडमिशन मिलेगा। तो मास्टर रेगुलर से नहीं होने पर ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं है, ना ही पीएचडी में ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ये इस तरीके से आप मत सोचा कीजिए चीज़ों को, क्योंकि जब आप उस तरीके से सोचने लगते हैं तो आपके भीतर ना वो एक जैसे आप अपने भीतर खुद कमी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कमी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि
आपको बाकी चीज़ों पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करना होगा। अपने मास्टर की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है या यूजी के दौरान जो भी चीज़ें पढ़ी है उस पर ज़्यादा नॉलेज लेनी होगी, ठीक है। हमको बाकी चीज़ों पे नहीं सोचना है। और एडमिशन होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कहा ना कि मैंने डीयू वगैरह में देखा है, जो ओपन से जिन्होंने मास्टर किया है उनका भी एडमिशन हुआ है पीएचडी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हैं। और इग्नू पीएचडी से भी पीएचडी करने के बाद लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल हैं, कभी मैं उनके साथ आप लोगों की बातचीत ज़रूर करवाऊँगी और होपफुली जल्द वो काम हो जाए। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ तक कुछ सवाल थे जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। अगर और कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किए हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।